नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी ऑफिशियल में। दोस्तों, अगर आपने रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम का एनालिसिस देखा होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि वहाँ पर हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन महात्मा गांधी से संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ये एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी फैक्ट है मैंने पूरे इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, तो आप उन पॉइंट्स को ज़रूर नोटिस करें क्योंकि यही वो पॉइंट्स है जहां से आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के शुरुआती जीवन से। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, आप सबको पता होगा कि ये हमारे राष्ट्रपिता हैं और महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1863 को हुआ था दोस्तों, पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम था पुतलीबाई। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश हुकूमत में इनके पिता राजकोट और पोरबंदर के क्या थे, दीवान थे दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है गांधी जी की मिडिल क्लास की जो शिक्षा हुई दोस्तों, ये पोरबंदर में हुई थी। मैट्रिक की जो पढ़ाई थी ये राजकोट में हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पोरबंदर से और राजकोट में इनके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था, तो मैट्रिक की पढ़ाई इनकी राजकोट से हुई। इसके बाद गांधी जी ने भावनगर के सामलदास कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन कॉलेज दूर होने के कारण उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा। इस कारण से वो वापस कहाँ पर आ गए दोस्तों, पोरबंदर आ गए। इसके बाद गांधी जी 4 सितंबर 1888 को गांधी जी इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे है गांधी जी ने लंदन में लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की। यहाँ पर गांधी जी ने 3 सालों तक रहकर अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई को पूरा किया। इसके बाद गांधी जी 1891 में वापस भारत लौट आए। ठीक है दोस्तों, आगे है गांधी जी का जो विवाह था दोस्तों, वो मात्र 13 वर्ष की आयु में हुआ था और ये किससे हुआ था आप सभी को पता होगा, कस्तूरबा जी से हुआ था। ठीक है, और कस्तूरबा जी को लोग प्यार से क्या बोलते थे, बा बोलते थे। और 1885 में गांधी जी की पहली संतान हुई, जिनका कुछ समय बाद ही क्या हो गया दोस्तों, निधन हो गया था। ये वो हाइलाइट्स पॉइंट है दोस्तों जिनको आपको याद रखना है ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए ये पॉइंट्स बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। ठीक है दोस्तों, आगे सेठ अब्दुल्ला जी, इनके बारे में मैं बता दूं, ये गांधी जी के दादाजी थे दोस्तों। ठीक है, तो इनके केस के सिलसिले में पहली बार गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे दोस्तों। ठीक है, और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार अब दक्षिण अफ्रीका का जो डरबन शहर था यहाँ पर पहुँचे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बार जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो वहाँ पर उनको ट्रेन से उतार दिया गया दोस्तों। ठीक है, इस घटना ने गांधी जी को बहुत ज़्यादा आहत कर दिया और यहाँ पर गांधी जी को रंग भेद का सामना भी करना पड़ा। ठीक है, 1894 में गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखना है आपको कि 1894 में गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। अभी रिसेंटली एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है कि नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कब की, तो ये 1894 में। ठीक है दोस्तों, 1894 में। अगला है 1906 में दक्षिण अफ्रीका सरकार ने न्याय कानून पास किया। अब इस कानून में क्या प्रावधान था सर दोस्तों, कि जो लोग दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, कौन, भारतीय लोग, उनको वहाँ पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य था। ठीक है, इसको क्या कराना था, पंजीकृत अनिवार्य था। तो इस वजह से क्या किया गया, भारतीयों ने इस कानून का विरोध किया तो जो दक्षिण अफ्रीका की सरकार थी, इन्होंने उन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए दोस्तों। ठीक है, और इसी का नतीजा क्या हुआ कि 11 सितंबर 1906 को गांधी जी जोहानसबर्ग में एक मीटिंग होती है और यहाँ पर गांधी जी पहली बार अहिंसा विरोधी भावना को अपनाते हैं। मतलब अहिंसा का जो सत्याग्रह है, इसको पहली बार गांधी जी ने यहीं पर अपनाया था। आपको डेट याद रखनी है दोस्तों, 11 सितंबर 1906 को गांधी जी ने जोहानसबर्ग की जो बैठक हुई उसके बाद पहली बार अहिंसा को
अपनाया। ठीक है दोस्तों, आगे क्या होता है, आगे गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका सरकार के विरुद्ध 7 साल तक लंबा संघर्ष किया। ठीक है दोस्तों, इस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को जेल भी जाना पड़ा। 1893 से 1914 तक गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नागरिक कानूनों के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। ठीक है दोस्तों, आगे है 9 जनवरी 1915। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, आपको याद रखना है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। और आपको पता होना चाहिए कि इन 9 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं, इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि गांधी जी जब पहली बार 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उसी उपलक्ष्य में हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इस साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था। ठीक है, आपको याद रखना है, इसकी जो थीम थी इस साल की वो थी आत्मनिर्भर भारत, प्रवासी भारत। ठीक है, ये आपको इसका ध्यान रखना है। आगे है, उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। कहाँ पर, भारत आने के बाद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में सहायता की। क्योंकि जब गांधी जी भारत आए तो आपको पता है उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध की समय अवधि क्या थी दोस्तों, 1914 से और 18 तक। ठीक है, तो इस दौरान गांधी जी ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट किया और उसी सपोर्ट के कारण गांधी जी को अंग्रेज़ों ने केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। तो याद रखना कि गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि कब मिली, तो ये मिली थी 1915 को। किस वजह से मिली, प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेज़ों का समर्थन किया। ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने 1915 में अहमदाबाद के समीप साबरमती के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये की थी दोस्तों मई 1915 में। ठीक है, आपको याद रखना है, मई 1915 में अहमदाबाद के साबरमती के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, अब बात करते हैं गांधी जी के भारत में जो महत्वपूर्ण सत्याग्रह हुए उनमें। गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह होता है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ये हुआ था 1917 में और ये राजकुमार शुक्ल थे, जिनकी जो गांधी से जो पहली मुलाकात हुई थी ये लखनऊ अधिवेशन में हुई थी दोस्तों। जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था वहाँ पर राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी जी से होती है और ये चंपारण के जो किसान हैं उनके बारे में गांधी जी को अवगत कराते हैं। और गांधी जी ने यहीं पर पहली बार चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की, इसमें भाग लिया। चंपारण सत्याग्रह क्या था दोस्तों, तो यहाँ पर जो अंग्रेज़ लोग थे वो चंपारण के किसानों से नील की खेती करवाते थे दोस्तों। ठीक है, 3/20 भाग पर, और इसी को बोला जाता था 3 कटिया पद्धति। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इस 3 कटिया पद्धति के विरोध में ही गांधी जी ने चंपारण में किसानों के लिए सत्याग्रह किया। ठीक है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, JB कृपलानी, नरहरि पारिक, ब्रजकिशोर, इन्होंने गांधी जी का सहयोग किया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखना है, क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है, क्योंकि NTPC में आपने देखा होगा कि एक ही पॉइंट से रोजाना लैंग्वेज को चेंज करके वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब दी, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान दी। ठीक है, यह पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि मिली, तो महात्मा की उपाधि मिली रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, इनको इनकी कृति गीतांजलि के लिए ठीक है 1913 में, आपको याद रखना है 1913 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। कौन सा, साहित्य का नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया दोस्तों। ठीक है, ये इसमें आपको ध्यान रखना है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे है खेड़ा सत्याग्रह। दोस्तों ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 1918 आएगा दोस्तों। ठीक है, 1918 में ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और 1918 में सूखे के कारण फसल नष्ट हो गई। इससे किसान लगान देने में असमर्थ थे, परंतु जो सरकार थी वो छूट देने से इनकार
कर रही थी। ठीक है, तो गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया और 22 मार्च 1918 को, याद रखना है दोस्तों, 22 मार्च 1918 को सत्याग्रह किया जो जून 1918 तक चला। ठीक है, और यहाँ पर किसानों की मांगों को मान लिया गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इस सत्याग्रह के दौरान इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल इन दोनों ने गांधी जी का सहयोग किया। तो आपको याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी का सहयोग कौन से सत्याग्रह में किया, तो ये खेड़ा सत्याग्रह में किया था। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, पूरा जो कंटेंट है यहाँ पर ऑथेंटिक है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो से बाहर गांधी जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आगे है 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों और मिल मालिकों के एक विवाद में हस्तक्षेप किया। विवाद क्या था दोस्तों? विवाद ये था कि जो मजदूर थे वो मजदूरी में 35% वृद्धि की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो इसी वृद्धि के लिए गांधी जी ने इन मजदूरों का सपोर्ट किया। अब जो मिल मालिक थे अम्बालाल साराभाई, इनकी एक बहन थी अनसुईया बेन। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, इन अनसुईया बेन ने अहमदाबाद सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया था। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अहमदाबाद सत्याग्रह में गांधी जी का साथ किसने दिया था? तो अम्बालाल साराभाई की जो बहन थी अनसुईया बेन, इसने ही गांधी जी का यहाँ पर साथ दिया था। ठीक है दोस्तों, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट सत्याग्रह के नाम मैंने एक साथ लिखे हैं जो शुरुआत में गांधी जी ने भारत में आने के बाद किए थे। सबसे पहला चंपारण, फिर खेड़ा और तीसरा है अहमदाबाद। और ये तीनों ही सत्याग्रह गांधी जी के क्या रहे दोस्तों? सफल रहे थे। काफ़ी हद तक ये सभी सत्याग्रह यहाँ पर गांधी जी के सफल हुए थे। आगे चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको याद रखनी है कि गांधी जी ने जो अपने विचार थे ये 1909 में एक पुस्तक आई थी उनकी, हिंद स्वराज, इसमें व्यक्त किए। ठीक है, अगला है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेली यहाँ से फिक्स एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वो लैंग्वेज को घुमा देता है और वहीं से एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो आपको इसके बारे में अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो रोलेट एक्ट कब आया दोस्तों? तो आपको याद रखना है 1917 में आया। कब आया? 1917 में। पास कब हुआ? तो 18 मार्च 1919 को पास हुआ। याद रखना है। क्वेश्चन देखो, हिस्ट्री के पोर्शन में क्या होता है दोस्तों, आपको 3-4 चीज़ें दे देते हैं और उनका टाइम पीरियड पूछते हैं। ठीक है, जैसे लखनऊ पैक्ट कब हुआ, ठीक है, रोलेट एक्ट कब आया, असहयोग आंदोलन कब हुआ। ठीक है, तो आपको डेट स्पेशली याद रखनी है इनके बारे में। ठीक है, तो रोलेट एक्ट आया कब? 1917 में। पास हुआ 18 मार्च 1919 को। क्या कहा जाता है? तो इसको संज्ञा दी गई दोस्तों काला कानून की। किसकी संज्ञा दी गई? काला कानून की। आगे, इस कानून को न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील वाला कानून भी कहा गया। अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा कानून था जिसको न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील वाला कानून कहा गया? तो ये कानून था दोस्तों रोलेट एक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे क्या होता है दोस्तों, देखिए आगे ये होता है कि गांधी जी को 9 अप्रैल 1919 को क्या किया? दिल्ली के निकट पलवल नामक स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही रोलेट एक्ट आया तो रोलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ दोस्तों कि जगह जगह देश भर में क्या होने लगे, इसका विरोध होने लग गया। ठीक है, और उसी विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों ने क्या किया? महात्मा गांधी के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी। और जैसे ही गांधी जी ने दिल्ली में प्रवेश किया, उनको 9 अप्रैल को दिल्ली के निकट पलवल स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, आगे जो पॉइंट आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको स्पेशली इसको ध्यान रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। दिन क्या था दोस्तों? तो ये बैसाखी का दिन था। क्यों हुआ? तो हुआ इसलिए कि रोलेट एक्ट के विरोध में जो पंजाब के नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन, उनके सपोर्ट में जलियांवाला बाग में जो किसान थे वो क्या कर रहे थे? एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। तो उस शांतिपूर्ण सभा पर जो पंजाब के जनरल डायर थे, पुलिस अधिकारी, उन्होंने क्या चला दी? इस निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी और इस भीड़ में हजारों किसान मारे गए। ठीक है दोस्तों, और इसकी जांच के लिए जो कमेटी गठित की गई थी
ये अंग्रेज़ों के द्वारा जो कमेटी गठित की गई इसका नाम था हंटर कमेटी। ठीक है दोस्तों। और कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए एक मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था। ठीक है दोस्तों। हंटर कमेटी ने जो संख्या बताई थी दोस्तों ये 379 बताई थी। ठीक है। जबकि एक्चुअल बात करें तो इस हत्याकांड में 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है। आगे है जो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई कांग्रेस के द्वारा, उसके जो प्रमुख सदस्य थे दोस्तों उनमें है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, तेयबजी, सीआर दास, जेकर आदि प्रमुख सदस्य इस कमेटी के थे। ठीक है दोस्तों। आगे है 19 अक्टूबर 1919 को समूचे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट डे है दोस्तों, आपको याद रखना है कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया, तो 19 अक्टूबर 1919 को। अब दोस्तों ये खिलाफत दिवस था क्या, तो खिलाफत दिवस ये था कि जो अंग्रेज़ थे ना वो तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। तो भारत के मुसलमान तुर्की के मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए खिलाफत दिवस का यहाँ पर आयोजन किया गया। और खिलाफत किसकी, अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक है दोस्तों। इसका जो नेतृत्व किया था अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, इसका गठन किया गया था दोस्तों अली भाइयों के द्वारा। दोनों का नाम आपको याद रखना है, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों भाइयों के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का यहाँ पर गठन किया गया। ठीक है। और ये जो आंदोलन चला था खिलाफत आंदोलन, ये 1919 से और 1900 जनवरी 1921, ये याद रखना है आपको, जनवरी 1921 तक चला था दोस्तों। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हर पॉइंट को आपको नोटिस करते हुए बहुत ही बारीकी से इस वीडियो को देखना है। ठीक है दोस्तों। मैंने हर पॉइंट को कवर किया है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है इनको आपको स्पेशली ध्यान से देखना है, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी पॉइंट नहीं छूटे और आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है दोस्तों। आगे है दिल्ली में 23 और 24 नवंबर 1919 को आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। दिल्ली में 23-24 नवंबर 1919 को आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो ये महात्मा गांधी जी ने की। ठीक है। उसके बाद 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। इसके लिए स्पेशली अधिवेशन बुलाया गया दोस्तों 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में। आपको याद रखना है 4 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन के लिए कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई दोस्तों, ये की गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 5 सितंबर को। कब हुआ था दोस्तों, 5 सितंबर 1920 को ये आंदोलन शुरू हो चुका था, असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों। अगला अब पॉइंट है हमारा कि दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में इसका समर्थन किया गया। ठीक है। और शुरू कब हुआ, 5 सितंबर 1920 को। 1921 में हिंदू मुस्लिम एकता के विपरीत मोपला विद्रोह हुआ दोस्तों। ठीक है। और ये मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, आपको ये याद रखना है। और ये एनटीपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है, 3 से 4 बार इसको रिपीट किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों। तो मोपला विद्रोह किससे संबंधित है, हिंदू मुस्लिम एकता से। कहाँ हुआ, केरल में। कब हुआ, 1921-22 में। ठीक है दोस्तों। आगे हमारा पॉइंट है 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड रेडिंग को पत्र लिखकर धमकी दी। किसकी धमकी दी, आंदोलन करने की। ठीक है। आंदोलन को और तेज करने की यहाँ पर धमकी दी गई। 5 फरवरी 1922 को क्या होता है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर, वहाँ पर चोरा चोरी नामक स्थान पर जो जुलूस निकाल रही थी भीड़, उसको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। किसने, पुलिस ने। तो क्या किया कि जो भीड़ है ये उग्र हो गई और इसने पुलिस थाने को आग लगा दी। इस कारण से इस पुलिस थाने में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। और ये इस तरह हिंसक आंदोलन इसने रूप धारण कर लिया इस आंदोलन ने। और गांधी जी इस घटना से बहुत आहत हुए और इसी का परिणाम रहा कि 12 फरवरी 1922 को बारदोली में आयोजित कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो गांधी जी थे वो अहिंसा के पुजारी थे, तो इन्होंने 12 फरवरी 1922 को बारदोली के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा पॉइंट है कि
इस आंदोलन को जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने अपनी आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल में लिखा कि जिस समय जनता का उत्साह अपने चरम सीमा पर था, उस समय असहयोग आंदोलन को स्थगित करना किसी राष्ट्रीय आदर्श से कम नहीं था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका टारगेट यही था कि अपने को इस आंदोलन के जवाब में देश को आज़ाद कराना है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ा गलत मैसेज गया, क्योंकि जनता ने इस आंदोलन के लिए, स्टूडेंट ने स्कूल त्याग दिए, जो नौकरी करते थे उन्होंने अपनी नौकरियां त्याग दी, लोगों ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाई। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों, असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, और ये अंग्रेजी जज थे जिनका नाम था ब्रूमफील्ड, ये आपको याद रखना है। इन्होंने गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा सुनाई, परंतु स्वास्थ्य कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। उसके बाद 1924 के बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखना है कि ये एकमात्र अधिवेशन है जिसके कांग्रेस का जिसमें गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की, तो वो था बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, जगह का नाम याद रखना है, कौन सी जगह थी, बेलगांव कहाँ पे है, कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, तो जो बड़े कई नेता थे वो गांधी जी से नाराज़ थे। तो इनमें प्रमुख थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो इन्होंने क्या किया, 1923 में अलग एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था दोस्तों स्वराज पार्टी। ठीक है, और इस पार्टी को बनाने का उद्देश्य ये था कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये सोचते थे कि जब तक हम संवैधानिक पदों पर नहीं बैठेंगे तब तक हम भारत को आज़ादी नहीं दिला सकते। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक ऐतिहासिक अधिवेशन होता है। ठीक है, और यही एक वो अधिवेशन है जहाँ पर पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है दोस्तों, और इसी के क्रम में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, और इसी की याद में आप सबको पता होगा कि हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि पहली बार जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी वो 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई, और इसी के क्रम में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आपको इसको याद रखना है। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें क्या होता है दोस्तों कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की ओर कूच करते हैं। ठीक है, 5 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था स्वदेशी को अपनाना और विदेशी का बहिष्कार करना। ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी ने इसी के तहत पहली बार समुद्र के पानी से नमक बनाया। कहाँ पर बनाया, दांडी नामक स्थान पर। ठीक है दोस्तों, और ये जो यात्रा चली थी ये पूरे 24 दिन चली थी। ठीक है, 12 मार्च से और 6 अप्रैल तक आपको याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही नतीजा था कि पश्चिमोत्तर प्रांत के जो मुसलमान नेता थे खान अब्दुल खान, गफ्फार खान, इन्होंने एक लाल कुर्ती संगठन के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दिया। ठीक है दोस्तों, आगे है 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, आगे है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 15 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक आयोजित किया गया। अभी एनटीपीसी में लेटेस्ट में क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक ये आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सुप्री, ठीक है, ये कुछ प्रमुख नेता थे जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, सॉरी दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में।
आगे क्या होता है, अगला पॉइंट है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में, ये इरविन है दोस्तों, एक समझौता होता है और इसको बोला जाता है गांधी इरविन समझौता। इस समझौते के अनुसार गांधी जी ने एक 11 सूत्री मांग पत्र लॉर्ड इरविन के सामने रखा था, जिसको इरविन ने स्वीकार कर लिया था, ठीक है दोस्तों। लेकिन इस समझौते की आलोचना की जाती है। आलोचना का जो कारण था वो ये था कि गांधी जी जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनकी फांसी को माफ़ नहीं करवा सके, क्योंकि गांधी जी ने कोई डिमांड ही नहीं की इनके बारे में। तो इस फैसले की लोगों ने क्या की, काफ़ी निंदा की, आलोचना की, ठीक है। इसी फैसले के अनुरूप गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए राजी हुए। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो चला था दोस्तों, ये चला था 7 सितंबर 1930 से 1 दिसंबर 1931 तक, ठीक है। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है। और जो भीमराव अंबेडकर थे, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, इन्होंने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर एक दलित प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने अपने स्वयं के खर्च पर इस आंदोलन में भाग लिया, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, परंतु शीघ्र ही 1933 में इसे निलंबित कर दिया और मई 1934 में इसको समाप्त कर दिया, ठीक है दोस्तों। इस आंदोलन को शुरू करने का उद्देश्य यही था कि भारत को आज़ाद कराना है, ठीक है। लेकिन इसको 1934 में गांधी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और ये एक असफल आंदोलन में गिना जाता है। आगे है सांप्रदायिक पंचाट समझौता, ठीक है। इसमें क्या था दोस्तों, गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन किया, क्योंकि दोस्तों इस पंचाट में था ये कि जो दलित वर्ग थे इनको अलग से निर्वाचन का अधिकार देना था, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। स्थिति यहाँ तक आती है कि गांधी जी मरणासन की स्थिति पर पहुँच जाते हैं, तो देश के कुछ प्रमुख बड़े नेता, जिनमें राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिरला, सी राजगोपालाचारी और पुरुषोत्तम दास आदि के प्रयासों से महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता होता है, ठीक है दोस्तों। और ये समझौता जो होता है ये 26 सितंबर 1932 को पुणे में होता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है पूना पैक्ट। तो आपको याद रखना है पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। कब हुआ, तो ये 26 सितंबर 1932 या 26 सितंबर 1932 को हुआ, ठीक है दोस्तों। आगे है 17 सितंबर से 24 सितंबर 1932 तक तीसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित होता है, ठीक है दोस्तों। अब गोलमेज सम्मेलन को क्या बोलते हैं, गोलमेज का मतलब होता है गोल मतलब राउंड, ठीक है। तो ये क्या थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। और इस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो थे रेमजे मैकडोनाल्ड। ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब गोलमेज सम्मेलन हुए थे तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये थे रेमजे मैकडोनाल्ड। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा, भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे सदस्य थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में। मैं ऑलरेडी आपको ये पॉइंट बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। अब कुछ ऐसे नेता थे जो कांग्रेस की नीतियों से नाराज़ थे, उनमें प्रमुख थे नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन ये अलग से एक पार्टी की स्थापना करते हैं दोस्तों, और इसका नाम है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। अभी एनटीपीसी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि 1934 में जयप्रकाश नारायण ने कौन सी पार्टी की स्थापना की, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस, अब दोस्तों क्वेश्चन को उल्टा भी घुमा देता है वो, कि कांग्रेस समाजवादी की पार्टी की स्थापना किसने की,
आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के पसंद के उम्मीदवार पटाभी सितार मैया को पराजित कर त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस से नाराज़ हो जाते हैं, तो जो कांग्रेस के बड़े नेता होते हैं वो क्या करते हैं, सुभाष चंद्र बोस पर दबाव डालते हैं। तो उस स्थिति में सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन में बीच में ही इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो समय जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। आपको ये इसमें याद रखना है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसके बीच में ही सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, तो वो था त्रिपुरी अधिवेशन। इस्तीफा क्यों दिया, गांधी जी के पसंद के उम्मीदवार पटाभी सितार मैया को पराजित कर वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है, अब इस गतिविधि से सुभाष चंद्र बोस नाराज़ हो गए और उन्होंने 3 मई 1939 को एक नई पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था, फॉरवर्ड ब्लॉक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, 1939 को। 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। पूरे जितने भी पॉइंट वीडियो में है सब सेलेक्टेड पॉइंट है दोस्तों, और मैं उम्मीद नहीं बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इससे बाहर आपके क्वेश्चन एनटीपीसी में नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए 1942 में क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है और इसी के बाद क्या होता है कि अंग्रेज गांधी जी के 2 पत्र थे, हरिजन बंधु और हरिजन सेवर, इन दोनों को बंद कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 1940 में 22 मार्च 1942 को सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, ठीक है आपको याद रखना है, क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत आता है जिसको बोला जाता है क्रिप्स मिशन। अब दोस्तों ये क्रिप्स मिशन आया क्यों, क्योंकि इस समय चल रहा होता है दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए, भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन सरकार, ठीक है, एक मिशन भेजती है और उसका नाम है क्रिप्स मिशन। ठीक है दोस्तों, और इस क्रिप्स मिशन में ये था कि आप अभी युद्ध में हमारा साथ दीजिए, हम बाद में भारत को आज़ाद कर देंगे। लेकिन भारत के जो नेता थे इन्होंने क्रिप्स मिशन को नकार दिया। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है सन 1942 में वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया जाता है। इस प्रस्ताव में क्या होता है दोस्तों कि 8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का ये प्रस्ताव रखा जाता है और इस प्रस्ताव को मुंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक होती है, उसमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस आंदोलन के शुरू होने से पहले ही 9 अगस्त को गांधी जी सहित जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये 8 अगस्त की रात को हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये इसमें आपको याद रखना है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अब देखो इस आंदोलन में क्या होता है कि जो महात्मा गांधी है और इनके साथ जो सरोजिनी नायडू है, इन दोनों को आगा खां पैलेस में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नारा ये था कि या तो देश को आज़ाद करेंगे, नहीं तो उसके लिए संघर्ष करते हुए अपना बलिदान दे देंगे। ठीक है दोस्तों, ये गांधी जी ने इसमें नारा दिया था। ठीक है, और पूरे देश में बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर प्रदर्शन हुए थे और 2 से 3 साल तक ये आंदोलन लगातार ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, और इस कारण से हजारों लोगों की इस आंदोलन के दौरान मौत हो गई दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, आंदोलन के प्रति सरकार के कठोर रुख को देखते हुए गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के आमरण अनशन की घोषणा कर दी। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इन्होंने आंदोलन को दबाने के लिए लोगों को गिरफ्तार किया और उनको जेल में डाल दिया। ठीक है दोस्तों, बाद में आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। ठीक है, और
देश के 2 राष्ट्रों के रूप में बंटवारा हो जाता है, जिनमें एक हमारा देश भारत और दूसरा पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को शाम के 5:17 पर, ठीक है दोस्तों, गांधी जी बिरला हाउस में प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति के द्वारा उनको हत्या कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि नाथूराम गोडसे ने बंदूक से इनकी हत्या की, तो इनको 3 गोलियां लगी थी दोस्तों। गांधी जी को कितनी गोलियां लगी थी? 3 गोलियां लगी थी। और ये जब शहीद हो गए थे तो इनके अंतिम शब्द थे, हे राम। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।